जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसके अंदर हमारा पॉवर्टी का जो चैप्टर है। देखिए ये जो 12th क्लास के अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए जो ये सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए सभी इसके साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें, क्योंकि मार्क्स ओरिएंटेड ही एग्जाम है ये, मार्क्स को ही आपके देखा जाएगा। देखिए वैसे चीज़ें होती है कंसेप्ट ओरिएंटेड, बट लेकिन जब आपको जहाँ पर लिखना होता है, जहाँ पर थ्योरेटिकल लिखना होता है, तो एक तरीके से वहाँ पर स्कोरिंग भी हो जाता है। आपकी स्कोर कंसेप्ट तो काम आएगा ही आएगा, साथ में आपका क्या होगा, एक तरीके से आपको कितना लर्न है चीज़ें वो भी आपकी काम आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी। देखिए जो एडम स्मिथ है उन्होंने भी गरीबी के बारे में अपनी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी समाज सुखी और संपन्न नहीं रह सकता यदि उस देश के जो लोग हैं वो गरीब हों और दयनीय स्थिति में रहते हों। तो देखिए जो दयनीय स्थिति है, जो गरीबी है, ये एक तरीके से बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है कहीं पर भी। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड की जो 1/5 जो गरीबी है, यानी कि 5वां हिस्सा जो है पूरे वर्ल्ड का वो गरीबी जो इंडिया है उसी में निवास करता है। उसके बाद आप देखोगे लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, एक तरीके से 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाती। तो गरीबी की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। गरीबी जो होती है वो 2 तरीके से मेजर की जाती है, एक एब्सोल्यूट फॉर्म में, एक रिलेटिव फॉर्म में। जब मैं एब्सोल्यूट फॉर्म में करते तो हो सकता है कि क्लास का क्लास के साथ कंपेरिजन करे, किसी एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के साथ कंपेरिजन करे, या फिर हो सकता है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कंपेरिजन करे। दूसरी होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हमने कोई एक मतलब पैटर्न बना रखा जिसके आधार पर हम गरीबी को देखेंगे या पॉवर्टी को मेजर करेंगे। इस पॉवर्टी को देखने के लिए इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो मेजर है उसी के थ्रू ही हम पॉवर्टी को देखते हैं। एक पॉवर्टी लाइन होती है, उस लाइन के अगर आप नीचे हो तो आप गरीब कहलाओगे, यदि उस लाइन के आप ऊपर हो तो अमीर, यानी कि एक तरीके से पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गरीबी क्या होती है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप हर चीज़ को समझ पाओ। तो देखिए यहाँ पर जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस टाइम पर क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी एक बात रखी थी संविधान सभा में। उन्होंने बोला था कि ये आज़ाद होना तो हमारे लिए एक सुअवसर है 1947 में, यानी कि एक कदम मात्र है। मेन तो जो कारण है, हमें अज्ञानता को, हमें गरीबी को, इन चीज़ों को क्या करना है, देश से भगाना है और असमानता का उन्मूलन करना है। एक तरीके से गरीबी हो गई या असमानता हो गई या जो एक तरीके से इस तरीके की जो सिचुएशन है उनको हमें अपने देश से खत्म करना है। मेन सिचुएशन जो इस तरीके की जो सिचुएशन है उसको हमें हैंडल करना है। ये तो सिर्फ एक तरीके से हमें अवसर मिला है इस तरीके का काम करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो गरीबी है एक तरीके से एक दयनीय स्थिति होती है जिसमें कोई भी नहीं रहना चाहता। तो देखिए जिस चीज़ में आप कोई भी नहीं रहना चाहता तो अच्छी तो होगी नहीं। तो सबसे पहले जो गरीबी है इसके बारे में जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने सबसे पहले इसका एस्टिमेशन किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस से। तो आप देखोगे जब दादा भाई नौरोजी ने ये जो एक तरीके से गरीबी के बारे में जो देखा तो वो उन्होंने जो जेल में जो लोग रहते ना उनके बारे में मतलब एस्टिमेशन लगा कि उनका रोज का जो कंजम्पशन है वो किस तरीके से कितना करते, कितना उनके ऊपर खर्च होता है, इस तरीके का एस्टिमेशन लगा। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड भी किया कि अब देखा गया कि सारे के सारे अडल्ट थोड़ा होते हैं, वैश्विक थोड़ा ही होते हैं, थोड़े बच्चे भी तो होते हैं। जो फिर इन्होंने देखा कि मतलब भाई कुछ बच्चों के लिए फिर बच्चों का इन्होंने कंजम्पशन बताया कि बच्चों का जो कंजम्पशन होता है वैसे के अकॉर्डिंग, एक अडल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता, थोड़ा कम भी होता। तो इन्होंने आगे अपनी डेफिनेशन को फिर क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी, पॉवर्टी है गरीबी। गरीबी की क्या डेफिनेशन है, और जब आप ये यहां से ये वीडियो देखकर निकलोगे तो आप क्या क्या चीजें सीख चुके होगे। फर्स्ट है कि मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की डेफिनेशन क्या है, गरीबी की परिभाषा क्या है। उसके बाद पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया, कि अब पॉवर्टी कितनी है इंडिया के अंदर, उसके क्या ट्रेंड्स रहे, पहले कितनी थी अब कितनी है। उसके बाद देखोगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, क्या कारण रहे हैं गरीबी के, क्यों हैं हम गरीब, इतनी अच्छी कंट्री होते हुए भी हमारे देश में क्यों गरीबी है। उसके बाद आप देखोगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाई है पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। अब देखो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स है, तो उन प्लान्स में क्या है, एक तरीके से ये मेजर टॉपिक रहा कि हमें ये कंसर्न में रहा कि इसके ऊपर हमें काम कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं
कि जो पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी इज, वो कह रहे हैं कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू सिक्योर मिनिमम ह्यूमन नीड्स सच एज ए फूड, क्लॉथ, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। यानी कि जब आपको ना खाना मिले जितना 2 टाइम का, ना ही आपके पास ढंग के कपड़े पहनने के लिए हों, और ना ही रहने के लिए आपके पास छत हो यानी कि हाउस हो, और ना ही आपको एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन की, यानी कि जो आपको लिखना, इंडिया के अंदर क्या है, एजुकेटेड किसको माना जाता है, जिसको लिखना और पढ़ना आता हो। तो ये एजुकेशन ना हो, दूसरा क्या, आपकी अच्छी हेल्थ ना हो। पहले क्या था, ये 2 मेजर नहीं थे, अब इन 2 को भी इंक्लूड कर दिया गया कि एजुकेशन और हेल्थ भी होना जरूरी है। जो एजुकेशनल, अगर आप एजुकेटेड हो, देखिए सोचिए जरा, आप एजुकेटेड हो तो आप गरीब तो रह ही नहीं सकते। अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, साथ में अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ के बिना भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो हेल्थ और एजुकेशन अगर हमारे पास है फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये 2 चीजें भी जोड़ी गई। अब देखिए जो नेचर है, अब हमने देख लिया कि इंडिया के अंदर हम यहाँ पर 2 तरीके की गरीबी के बारे में देखते हैं, एक हमारी एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जो कंपेरिजन करते, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब किसी दूसरे रिलीजन के साथ, किसी क्लास के साथ, किसी कंट्री के साथ कंपेरिजन नहीं किया जाता। हमने एक बाउंड्री लाइन लगाई हुई है कि इससे नीचे वाले गरीब है और इससे ऊपर वाले अमीर हैं या पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं। तो देखिए जो नेचर क्या है, नेचर किस तरीके की गरीबी है इंडिया के अंदर। एक तो गांव की गरीबी है, क्योंकि आप देखोगे कि लगभग जो है 60-70 के अराउंड, यानी कि 70% के अराउंड जो पॉपुलेशन है कहाँ रहती है, गांव में ही रहती है। और जो 60-70 के अराउंड जब गांव में रहती है तो ये भी एक जरूरी हो जाता है कि गांव में गरीबी कितनी है। दूसरा आप देखोगे कि अर्बन यानी कि शहरों में गरीबी किस तरीके की है, गांव में गरीबी किस तरीके की। 2 चीजें आप जानोगे किस तरीके की नेचर है इंडिया के अंदर। फर्स्ट है कि जो रूरल यानी कि गांव में जो लोग गरीब होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, यानी कि जिनके पास क्या है, जमीन नहीं होती, यानी कि जिनके पास बोने खाने के लिए जमीन नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, एक तरीके से गरीब कहलाएंगे। या कल्टीवेटर्स विद वेरी स्मॉल होल्डिंग्स, या फिर जो खेतीहर किसान होते हैं उनके पास है या तो है ही नहीं जमीन, अगर है तो छोटे मोटे टुकड़े हैं और वो भी क्या है, ऐसे ही है, उनके ऊपर कुछ उत्पादन नहीं होता। या इस तरीके की जो गरीबी होती है वो गांव में पाई जाती है। फिर लिविंग कंडीशन इनकी कैसी होती है, इनके रहने सहने का स्तर क्या होता है। इज वर्स्ट एज दे डू नॉट हैव ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि इनके पास क्या होता है, एक तरीके से रहने का स्थान नहीं होता है ढंग का। नॉट इवन टू मील्स ए डे फॉर मैनी ऑफ देम, यानी कि बहुत बार तो इनको क्या होता है, दो टाइम का जो भोजन है वो भी प्राप्त नहीं होता। तो आप देखिए कितनी गरीबी है। उसके बाद आप देखोगे अर्बन, यानी कि शहर के अंदर जो गरीबी है वो किस तरीके की है। फर्स्ट है यहाँ पर कि रूरल पुअर हु हैव माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरियाज इन ए सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गांव के लोग जब गांव में उनको रोजगार नहीं मिलता वो तो कहां पर मुंह करते हैं, वो शहर की तरफ मुंह कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं वहां पर काम ढूंढने के लिए। अब वहां पर जब वो काम ढूंढने के लिए जाएंगे तो क्या उनको वहां पर काम मिलेगा। कैजुअल वर्कर्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं एज ए कोबलर्स एंड वेंडोर्स, यानी कि जो ये मोची होते हैं एक तरीके से। जो देखिए जो अर्बन पुअर है, अर्बन पुअर यानी कि जो शहरी एक तरीके से गरीबी है वो किस तरीके की होती है। जो रूरल के जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पर, शहर के अंदर। किस लिए माइग्रेट कर जाते हैं, जॉब को सर्च करने के लिए। तो वहां पर भी क्या हो जाती है, एक तरीके से गरीबी हो जाती है। उसके बाद है कि कैजुअल वर्कर्स, यानी कि जो आकस्मिक जो वर्कर्स होते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि मोची हो गए, कोबलर्स हो गए, वेंडोर्स हो गए। वेंडोर्स का क्या मतलब होता है कि जैसे वो गली में फेरी लगाने वाले नहीं होते, साग सब्जी बेचने वाले होते, या जो भी फेरी वाले जो लोग होते हैं वो वेंडोर्स कहलाएंगे। तो इस तरीके की जो गरीबी है वो शहर के अंदर पाई जाती है। अब इनका रहने का स्तर हम देख लेते हैं, इनका कैसा है कि लिविंग ऑफ कंडीशन इनकी कैसी है। अर्बन पुअर इज बेटर देन द रूरल पुअर, यानी कि अर्बन की जो स्थिति है वो बेटर है किससे, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, यानी कि रूरल से उनकी बेटर स्थिति है। तो आपने देख लिया कि जो हमारी एक तरीके से जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मीनिंग क्या है। उसके बाद आपने देख लिया कि इसकी नेचर कैसी है। एक गांव में जो गरीब रहते हैं, एक शहर में जो गरीब रहते हैं, गांव के गरीबों से शहर के गरीब की स्थिति अच्छी है। गरीब तो वो भी हैं, गरीब वो भी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बेटर कंडीशन में है इनके बजाय। उसके बाद आपने देखोगे कि जो पॉवर्टी है, हमने देखा कि जो पॉवर्टी 2 तरीके की होती है, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। रिलेटिव पॉवर्टी का मैंने आपको बताया कि आप रिलीजन के बेस के ऊपर, क्लास के बेस पर, या फिर कंट्री के बेस पर इनकी कंपैरिजन कर सकते हो, किसी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपने कुछ कंडीशन है कि उसके आधार पर आप बताओगे कि ये गरीबी है।
हम एब्सोल्यूट के अंदर कंपैरिजन नहीं किया जाता। तो देखिए जो यहाँ पर एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी है उसको जो पॉवर्टी लाइन है एक पॉवर्टी लाइन से दिखाया जाता है कि पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है इस लाइन से अगर आप नीचे हो तो आप पुअर कहलाओगे, इससे अगर आप ऊपर हो तो पुअर नहीं कहलाओगे। एक तरीके से एक तो ये गरीबी है, पॉवर्टी लाइन है, ये जितनी भी अभी मैं बताऊंगी इसका डेटा, पहले आप इस लाइन को एक बार देख लीजिए। ये देखिए इससे नीचे हैं बिल्कुल, तो किस तरीके के हैं, ये तो कभी भी इस पॉवर्टी लाइन तक पहुंचे ही नहीं है, इसको क्रॉस करने की तो दूर की बात है। दूसरा ये कभी कभार इसको क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं कुछ बार, एक आध बार, यानी कि इसको बोलते हैं क्रॉनिक या लॉन्ग रन पॉवर्टी, क्रॉनिक या फिर एक तरीके से लॉन्ग रन पॉवर्टी, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं चिरकालिक जो बेरोजगारी होती है। इसके अंदर दो तरीके के इंसान होते हैं। फर्स्ट है कि सदैव निर्धन, आपने देखा कि तो हमेशा ही निर्धन रहते हैं, ये सामान्य तथा निर्धन, यानी कि कभी कभार इनके पास थोड़ा बहुत धन आ जाता है, ये इस पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, तो ये दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्रॉनिक पॉवर्टी। उसके बाद आप देखोगे कि ट्रांजिएंट पुअर का मतलब होता है अल्पकालिक, यानी कि जो कभी कभी बेरोजगार कभी कभी गरीब हो जाते हैं और कभी कभी इस गरीबी लाइन से ऊपर चले जाते हैं। तो ये देखिए जब ये जो दिखा है ना एक तरीके से चक्रीय निर्धन, चक्रीय का क्या मतलब होता है कि जब किसान के पास क्या होता है, एक तरीके से उसकी फसल आती है तो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर जाता, अगर वो वहां पर उसकी फसल खराब हो जाती है तो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाता। तो इसके अंदर वो आते हैं जो छोटे किसान होते हैं और जो मौसमी मजदूर होते हैं, कि मौसम के अनुसार जिनको काम मिलता है और कुछ ऐसा मौसम होता है जब उनको काम नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये इसको हम बोलते हैं चक्रीय निर्धन। अब दूसरा है अनियमित, यानी कि इरेगुलर जो पॉवर्टी है, उसका मतलब क्या होता है कि कभी इनका लक अगर खराब हो जाए तो ये पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाते हैं, नहीं तो ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही रहते हैं। इसके बाद है नॉन पुअर, एक कैटेगरी ऐसी है जो कभी भी गरीब नहीं है, इनको हम बोलते हैं कि ये कभी भी गरीब नहीं है, गैर निर्धन, यानी कि नॉन पुअर। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा ही जैसे कि आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही रहते हैं। तो आपने यहाँ पर ये सारी चीजें देख ली कि क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, क्या पॉवर्टी लाइन, एक्सप्लेन कर लिया हमने डायग्राम समेत। तो आगे हम देखते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन है, कट ऑफ पॉइंट डिवाइड पीपल ऑफ ए रीजन, यानी कि एक रीजन में जो पॉवर्टी लाइन किस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड कर देती है पीपल को, यानी कि कौन गरीब होगा और कौन अमीर होगा या कौन पॉवर्टी से बाहर होगा। देखिए दो तरीके हैं इसके, एक है कैलोरी बेस्ड मेथड हमारा, दूसरा है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि 2011-12 के अनुसार हम देखेंगे। एक हमारा कैलोरीज बेस्ड जो नॉर्म्स है, उसके अंदर देखोगे रूरल के अंदर यदि 2400 कैलोरीज आपको मिलती है, यानी यदि आप गाँव में रहते हो और जो आपका कंजम्पशन है उसमें जो कैलोरीज है वो क्या है 2400 है, तो आप क्या है एक तरीके से पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो। यदि आप शहर में रहते हो तो कैलोरीज क्या है 2100, यानी कि 2100। इसका मतलब क्या है कि इस यहाँ 2400 और यहाँ पर 2100, ये डिफरेंस क्यों है, ये रीजन ये है क्योंकि गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जो शहरों में होते हैं इनके कंपेयर में जो हार्ड वर्क होता है थोड़ा कम होता है, इसलिए वहाँ पर कैलोरीज की कम ज़रूरत होती है। देखिए ये बता तो दिया गया कि मतलब इस तरीके से हम कैलोरीज के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कौन गरीब है कौन अमीर है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। फर्स्ट है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि कौन कितनी कैलोरीज ले रहा है, ये थोड़ा ना आप घर जाकर इसका मतलब पता लगाओगे तो ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर उसके बाद कि इसके अंदर ना तो एजुकेशन की बात हुई, ना हेल्थ की बात हुई, ना उनको स्वच्छ पानी की बात हुई और ना ही सोशल फैक्टर्स की बात हुई। सोशल फैक्टर भी गरीबी का कारण होते हैं। देखिए आप कहीं पर अगर समाज में बैठे हो, कहीं पर अगर आप जाते हो तो क्या होता है कि गरीब जो लोग होते हैं उनको मेनली क्या किया जाता है, वहां से मतलब एक तरीके से उनको उनकी आवाज़ तक भी नहीं सुनी जाती। तो जो सोशल फैक्टर है, क्या आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, क्या आपका गवर्नमेंट के अंदर एक तरीके से हिस्सेदारी है, तो आप क्या है एक तरीके से गरीब नहीं हो। यदि आपको एजुकेशन भी अच्छी मिली हुई, हेल्थ, तो ये सारी की सारी जो कैलोरीज बेस्ड मेथड है उसके अंदर ये नहीं बताई जाती। उसके बाद है आप देखोगे कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि जो 2011-12 में ये डेफिनेशन आई, इसके अंदर क्या है, यदि गांव के अंदर 816 रुपये पर पर्सन, यानी कि एक महीने में यदि एक आदमी के हिस्से आते हैं 816 रुपये, यानी कि 816 रुपये यदि वो कमा लेता है। फिर दूसरा है कि शहर के अंदर यदि 1000 रुपये कमा लेता है तो इसका मतलब क्या है, वो गरीबी से बाहर है, यानी कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो पर पर्सन की बात है ये, तो इसको मंथली पर कैपिटा
एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि जो पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया, यानी कि जो पॉवर्टी का ट्रेंड है वो इंडिया के अंदर क्या रहा। अब इसके लिए देखिए आप पॉवर्टी का जो ट्रेंड है, अब देखोगे कि पॉवर्टी इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। अब देखो प्लानिंग कमीशन तो नहीं रहा, प्लानिंग कमीशन किसका डेटा उठाता था, जो एनएसएसओ का, लेकिन अब एनएसएसओ को भी कन्वर्ट कर दिया गया है, सीएसओ प्लस एनएसएसओ को एनएसओ में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया। कब? 23 मई 2019 को। और प्लानिंग कमीशन जो ये डेटा उठाता था, प्लानिंग कमीशन भी नहीं रहा। आपको पता है कि जो प्लानिंग कमीशन है, जब हमारी 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं हुई, 12 भी हमारी जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो 12 से 17 तक की थी, वो भी इनकम्प्लीट ही रही अगर आप देखोगे तो। वैसे तो अगर कंप्लीट आप देखोगे तो 11 पंचवर्षीय योजनाएं ही हुई है, लेकिन वैसे आप क्या बोलते हो कि 12 5 ईयर प्लान्स। 12वां कब था? 12 से 17। तो देखिए जो नीति आयोग है, नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में ही बना दिया गया। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? ये आपके क्या है, कहीं पर भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो या आप 12th का भी एग्जाम दोगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। इसका क्या मतलब होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया का एक तरीके से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब इसका मतलब क्या है? ये नीचे से ऊपर तक जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाएगा। अब क्या होगा, एक तरीके से वो क्या था, ऊपर से नीचे आता था, वहां पर जो भी काम चलता था वो सेंटर से नीचे स्टेट की साइड आते थे और फिर गांव की तरफ जाते थे। ये सीधे क्या ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ सोचने का काम करेगा। क्यों? देखो जो ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा ना पता होती है जो ऊपर हाई लेवल पर बैठे होते हैं। अब आप जहां पर रहते हो वहां की सिचुएशन का आपको ही तो पता है। अब आपका जो ऐसा पर्सन वहां पर पॉलिसी बनाए जिसको पता ही नहीं है, तो फिर वो क्या पॉलिसी बनाएगा? तो ये दिक्कत है। तो ये याद रखना है कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो एनएसएसओ है वो सीएसओ के साथ मिलाकर एनएसओ कब बना दिया गया? 2019 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया। अब उसके बाद आप देखोगे कि अबाउट 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि अगर देखो 55% जो पॉपुलेशन है 1973-74 में, कहां पर 55%, यानी कि देखो 100% में से 55% ऐसे लोग थे जो इस पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। यानी कि इतने लोगों को ना तो उस टाइम पर तो ये हेल्थ और एजुकेशन का कंसेप्ट था भी नहीं, यानी कि ना तो हेल्थ की बात थी, सिर्फ खाना पीना था और रहने के लिए एक छत चाहिए थी। अब उसके बाद आप देखोगे रूरल, उसके बाद आपने देख लिया कि ये 2011-12 में कितना 22%। तो देखिए जो पॉवर्टी है वो कम तो हुई है। 1973-74 में कितनी थी? 55% थी। 2011-12 में कितनी है? 22% है। द स्टेट लेवल सोज दैट, यानी कि अगर आप कुछ स्टेट को देखोगे, यूपी को, यानी कि उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, वेस्ट बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को, अगर यहाँ पर आप पॉवर्टी देखते हो तो जितनी टोटल इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, जो गरीबी है, इसका 70% सिर्फ इन ही स्टेट में है। 30% और स्टेट रह गए, यानी कि कितने स्टेट हुए? 1 2 3 4 5, लगभग 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो गरीबी है वो लगभग ऑल इंडिया का 70% एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये जो टेबल दी गई है, देखिए इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप पैटर्न से चलिए और उसमें डेटा को लर्न भी करना है आपने, यानी कि एक तरीके से कंसेप्ट भी सीखना है, साथ में उसको एक तरीके से लर्न भी करना पड़ेगा। कंसेप्ट और लर्निंग दोनों साथ में होनी चाहिए, तब जाकर एक स्कोरिंग आप स्कोर कर सकते हो, यानी कि एक अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो देखिए जो ईयर है यहां पर ये क्या है? रूरल के अंदर पॉवर्टी बताई गई है परसेंटेज में। यहां पर शहर के अंदर जो परसेंटेज में पॉवर्टी बताई गई है कि 1973-74 में 56% जो है पॉपुलेशन क्या थी? गांव की जो 56% थी वो पॉवर्टी में थी, और शहर की कितनी थी? सिर्फ 49% लोग ही गरीब थे, पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। 1983-84 में अगर देखोगे आफ्टर 10 ईयर्स, उसके 10 साल के बाद, एक दशक के बाद, यहाँ पर 45% हो जाती है और यहाँ पर 40% रहती है। उसके बाद 1993 और 94 में यहाँ पर 37 हो जाती है, 37, और यहाँ पर 32। उसके बाद 2004-05 में जब एस्टिमेशन किया गया तो यहाँ पर गांव में मिली जो 28% और शहर में मिली 25%। उसके बाद 2009-10 में आप देखोगे यहाँ पर मिली 35% और यहाँ पर मिली 20%, और 2011-12 में अगर आप देखोगे तो गांव में मिली 26% और शहर में मिली 15%। दूसरी बात ये क्या टोटल कितनी है? 22% है। अगर अलग अलग डेटा आप देखते हो तो ये कितनी है? यहाँ पर 26% है और यहाँ पर
15% है। देखिए अगर आप इसका ट्रेंड निकालोगे ना, एक टेबल को अगर एक डायग्राम में आप कन्वर्ट करोगे इसको, यहाँ पर ईयर को, इस परसेंटेज को, तो आप देखोगे कि शहर की बजाय, शहर में जो पॉवर्टी गिरने की रेट रही है वो कम रही है, बजाय कि गांव में जल्दी से गिरी है और शहर में कम। रीजन क्या है इसका? रीजन सबसे बड़ा ये है कि क्या किया है, जो गाँव के लोग क्या करते हैं, वो गाँव में से छोड़कर काम को, यानी कि गाँव में तो उनको काम मिलता ही नहीं, वो शहर में मूव कर जाते हैं। अब जब जहाँ पर आप जाओगे पॉवर्टी कहाँ रहेगी, वहीं पर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर गांव में तो गिर गई पॉवर्टी, इसको ट्रेंड निकाल कर एक बार देखना प्लॉट करके डायग्राम पर, और यहाँ पर जो गिरने की रेट रही वो इसके कंपैरिजन में कम रही, यानी कि अर्बन में कम रही। रीजन यही है क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो माइग्रेट कर गए शहर में, इस कारण से वहां पर पॉवर्टी जो है वो कम तो हुई, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि गांव के अंदर या रूरल के अंदर। अब देखो कॉज क्या है, इसके कारण क्या रहे हैं, क्या कारण है कि ये गरीबी क्यों नहीं पीछा छोड़ रही हमारा? फर्स्ट तो बात अगर आप देखोगे तो वो तो है पॉपुलेशन। सबसे मेजर जो कारण है वो पॉपुलेशन है। क्यों? और पॉपुलेशन भी क्यों है ऐसा कारण, ये भी एक मेन रीजन है। देखो अच्छी बात है ना, हमारे देश में कितना यूथ है, लेकिन उस यूथ का यूज ही नहीं किया जा रहा है। जब यूथ के पास ना तो कोई जॉब है, और जॉब भी देखो, जॉब छोड़ो ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो माइंड होता है, माइंड सेट होता है कि हम बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होते। हमारा क्या माइंड सेट होता है कि जैसे पढ़ेंगे ऐसे जॉब के पीछे भागेंगे, और वो भी कैसी जॉब चाहिए? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जब गवर्नमेंट जॉब के पीछे हम भागते, गवर्नमेंट कितना जॉब देगी? और आप देख रहे हो कि 1991 से तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि सब चीजें प्राइवेट होती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। तो जो यूथ है वो सारा का सारा जो समय है, जो एक तरीके से जो उसकी पोटेंशियल है, जहां पर वो यूज कर सकता था, कुछ नया कर सकता था, नया आइडिया जनरेट कर सकता था, वो सारा लाइब्रेरी में उसका कट जाता। तो एक एज तो वहीं पर वो खत्म कर देता, फिर उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरी बात, अगर उसको जॉब मिलती भी है तो वो उससे क्या होता है, एक तरीके से फिर ये कहते हैं ना कि जैसे गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं फिर वो क्या है, वहां पर करप्शन फैल जाता है, ये इसका कारण एक ये भी है कि करप्शन क्यों फैलता है। क्योंकि देखिए इतने समय तक उसने तैयारी की और उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिली, जॉब में मिली पैसे देकर। जब उसको पैसे देकर तो फिर क्या करेगा, पहले वो उन पैसों को वसूल करेगा। तो बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट बिना अप्रोच के, बिना मतलब यानी कि कम मेहनत से जॉब मिल जाए और सही समय रहते हुए जॉब मिले। तो आपका जो माइंड है वो एक तरीके से इस तरीके का होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे ना भागकर आप अपनी तैयारी करते रहिए, बट अपनी जॉब स्टार्ट कीजिए या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए किसी भी तरीके से। तो जो पॉपुलेशन है उसका सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है। मेन रीजन ये है कि इतना इंडिया के अंदर इतना माइंड, आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की जो कंपनियां हैं उनके CEO अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है वो इंडियन ही है। तो इंडिया का यूज कर रहा पूरा वर्ल्ड, लेकिन पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, इंडिया ही अपने यूथ को यूज नहीं कर पा रहा है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या हुआ, एक तरीके से पॉपुलेशन मेन कारण हुआ, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। अब देखो पॉपुलेशन का क्या रोल होता है घर में। अगर मान लिया जाए कि कोई पेरेंट्स है, उनका सिर्फ एक ही बच्चा, वो उसको अच्छे तरीके से, अगर वो दोनों भी काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी अगर वो काम करते तो उसको अच्छा पढ़ा लिखा सकते हैं, अच्छी तरीके से उसको खिला पिला सकते हैं। यदि उसकी जगह उनके घर में 5 बच्चे हो तो 5 बच्चों को किस तरीके से हैंडल करेंगे, नहीं कर पाएंगे। उनको फिर क्या वही है कि मतलब वो इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, इतना अच्छे से उनको नहीं टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फर्स्ट है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, चाहे वो कैपिटल को लेकर चलो, यानी कि जो हमारी मशीनें हैं, या फिर ह्यूमन कैपिटल को लेकर चलो, या फिजिकल कैपिटल को लेकर चलो, वो सारे के सारे अंडर यूटिलाइज रहते हैं, उनको हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते। जैसे कि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कम से कम भी यानी कि अगर मिनिमम आप 7 से 8 घंटे पढ़ते हो तो मतलब मिनिमम आपको इतना स्ट्रगल या इतनी मेहनत आपको करनी चाहिए, लेकिन आप कितना करते हो? 10 मिनट 15 मिनट, तो उससे आपका काम नहीं चलता, आप अपने आप को अंडर यूटिलाइज करते हो। दूसरी बात क्या है कि जो बैकवर्डनेस है, यानी कि जो यहाँ पर देखोगे कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या बैकवर्डनेस है, वही पुराने तरीके के जो औजार हैं उनका यूज किया जा रहा है। कोई अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, एक तरीके से आप देखोगे फर्टिलाइजर की कमी है। वैसे फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज होता है, बट लेकिन जो जहां पर जिस तरीके से यूज होना चाहिए, इरिगेशन पानी की सुविधा कम है, और यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा क्या प्राकृतिक प्रकोप ज्यादा है कि कभी बाढ़ आ जाएगी तो कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी अच्छी बारिश नहीं होगी, तो यानी कि कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी यहाँ पर गरीबी क्या है, ज्यादा है। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो लगभग 50% के अराउंड फिगर में जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही, वही हमारा क्या एक तरीके से बैकवर्ड है, तो गरीबी तो बढ़ेगी ही अपने आप ही। दूसरा इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो हमारी इनकम का और वेल्थ का जो बंटवारा है वो क्या है, इनइक्वल है। इनइक्वल जब आप पर कैपिटा इनकम निकालते हो ना, तो प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए आप क्या करते हो कि ये हमारी इनकम है,
इसको एक तरीके से पॉपुलेशन डिवाइड बाय, एक तरीके से जो हमारी जीडीपी है डिवाइड बाय क्या कर दोगे, एक तरीके से पॉपुलेशन को कर दोगे। तो पर पर्सन कि मान लिया जाए कि आपके घर में कितने हैं, 5 बंदे, तो कितना 20-20 रुपए उनके बांटे आ जाएंगे। अगर पूरी जीडीपी इतनी है 100 करोड़ की ले लो, यहाँ पर 5 करोड़ जितनी पॉपुलेशन आप मानना चाहो, तो इसका मतलब क्या है, जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो आपकी प्रति व्यक्ति आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए कि इस पर कैपिटा इनकम के अंदर तो टाटा भी इन्वॉल्व है, इस पर कैपिटा इनकम में तो अडानी अंबानी भी इन्वॉल्व हैं। तो ये जब इतने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं जब वो भी इन्वॉल्व हैं, जो इतने ह्यूज लेवल पर जो प्रोडक्शन करते हैं, जो देश को चलाते हैं, तो जो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है, चाहे आप रोड पर सोते हो, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, कहने को तो ये कहते हैं कि मतलब इतनी प्रति व्यक्ति आय आएगी, लेकिन उसके अंदर इनइक्वालिटी, कुछ लोगों के पास ही जो वेल्थ और इनकम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो उनके पास है। लगभग 10% पॉपुलेशन ही मैक्सिमम जो इनकम और वेल्थ है उसको कैप्चर किए हुए, बाकी 90% के पास ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद है कि इनडेप्टनेस। अब क्या होता है कि ऋण, यानी कि ऋणग्रस्तता होती है। जो लोग होते हैं उनके ऊपर लोन चढ़ा हुआ होता है। लोन का क्या मतलब है, जब आपका काम नहीं चलता, जब आप रोजमर्रा की जो एक तरीके से काम भी नहीं चला पा रहे, तो क्या करोगे, आप किसी से उधार लोगे। जब आपने किसी से उधार लोगे तो क्या करोगे कि लोन फ्रॉम द रिच सेक्शन, यानी कि अमीर आदमी से उधार लेना, एक तो वो क्या करेंगे, आपका शोषण करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। दूसरा, आपके ऊपर ब्याज की दर इतनी हाई फाई होगी कि वो लोन आपसे उतारना ही इतना मुश्किल हो जाएगा। तभी तो कहते हैं ना कि जो एक बेटा मतलब जो बाप है अगर वो ऋणी है तो बेटा भी क्या होता है, उस लोन में ही पैदा होता है, वो भी उतारते उतारते उसी में मर जाता है। पहले की ये कहावत थी। अब उसके बाद है कि प्राइस इन्फ्लेशन, चलो सही बात है कि सारी चीज़ें सही हैं। दूसरी बात क्या है, दिन भर क्या है, जो वस्तुओं की जो प्राइस है वो कॉन्टिन्यूस क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं। एक और ये मार है कि आपकी जो इनकम तो इतने से बढ़ नहीं पाती, लेकिन जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा से बढ़ जाती हैं। अब जब आपकी कीमतें बहुत ज़्यादा से बढ़ जाती है तो आपकी जो वैल्यू होती है जो करेंसी की, वो क्या कर जाती है, डिक्लाइन कर जाती है। उसके बाद आप देखोगे हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वही मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इनकम की बजाय जितने से हमारी जो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करती है उससे जो ज़्यादा हमारी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कर जाती है, इसलिए जो है हम गरीब हैं। फिर उसके बाद है कि बेरोजगारी। अब देखो बेरोजगारी का और पॉवर्टी का तो सीधा संबंध है। देखो जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होगी उतनी ही ज़्यादा पॉवर्टी होगी। जब आपको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम होगी, आपकी इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो फर्दर प्रोडक्शन कम होगा, फर्दर प्रोडक्शन कम होगा तो फिर क्या होगा, लोगों को और कम रोजगार मिलेगा, रोजगार अगर कम मिलेगा तो फिर इनकम, तो ये विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में आप फंस जाओगे। उसके बाद आप देखोगे सोशल कॉज, यानी कि कुछ जो सामाजिक कारण हैं वो भी हैं। देखिए ज्वाइंट फैमिली होती है, चल अच्छी बात है, ज्वाइंट फैमिली के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, मान लिया जाए कि 10 मेंबर हैं घर में, उसमें से मैक्सिमम 2 या 3 आपको काम करने वाले मिलेंगे, बाकी क्या है, बाकी काम नहीं करते होते। तो वो 10 को कौन, यानी कि जो बचे हुए 8 हैं उनको कौन कंज्यूम करवाता है, 2, तो इसलिए वो बर्डन फैलता है। दूसरी बात क्या है कि हम फेथ करते हैं, भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि भगवान अपने आप दे देगा, मेहनत की तरफ नहीं जाते। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप गरीबी से नहीं निकल सकते। फिर उसके बाद है एक पॉलिटिकल कारण भी आप ले सकते हो कि जो पॉलिटिकल कारण है। देखिए जो पॉलिटिकल है वो अगर आप देखोगे तो जब गवर्नमेंट बनती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये चीज़ फ्री प्रोवाइड करेंगे, वो चीज़ फ्री प्रोवाइड करेंगे। देखिए जब भी फ्री चीज़ें कोई प्रोवाइड होती वो फ्री नहीं होती, उनका आपको नुकसान है। या तो इन्फ्लेशन फैलेगा, दूसरी बात कि आपको लत लग जाएगी, आप काम नहीं करोगे तो आप गरीब ही, जो गरीब है वो और देखते हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि 3 डायमेंशन ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि 3 तरीके के आयाम गवर्नमेंट ने अपनाए जो पॉवर्टी को कम करने के लिए। फर्स्ट है इसके अंदर की इकोनॉमिक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि फर्स्ट उन्होंने अपनाया कि जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ओरिएंटेड यानी कि अप्रोच जो थी ये क्या थी, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड थी। ग्रोथ होती है, एक डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ का मतलब होता है जब आप किसी एक फीचर्स की बात करते हो, और जब डेवलपमेंट की बात करते हो तो ऑल ओवर चीज़ों की जब बात करते हो। जो डेवलप कंट्री होती है उनका कंसेप्ट होता है ग्रोथ का, और जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं वो उनका कंसेप्ट होता है डेवलपमेंट का। क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना। ग्रोथ का मतलब एक बार आपने लेवल अचीव कर लिया उसके बाद आप उसको
मेंटेन रखना। तो वो करेंगे जब ग्रोथ शब्द आता है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि या तो हम जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या फिर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की। ये करें कि जब हमारे देश में ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होंगी तो लोगों को उतना ही ज्यादा रोजगार मिलेगा। इस तरीके की अप्रोच ये अपनाई गई। सेकेंड है कि स्पेसिफाई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इसके लिए कुछ स्पेसिफाई मतलब प्रोग्राम भी अपनाए गए, जो प्रोग्राम को हम यहाँ पर देखेंगे। फिर है कि प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज ऑफ द पुअर, यानी कि कुछ बेसिक एमिनिटीज जो पुअर है उनको प्रोवाइड की गई, जैसे कि फूड, डायरेक्ट ही उनको फूड प्रोवाइड करवा दिया जाए। जैसे आप कोटा सुनते हो ना, वहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनका बीपीएल का जो कार्ड बना होता है उसके तहत उनको क्या मिलता है, चावल मिलते हैं, एक तरीके से मतलब दाल मिलती है, इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। हाउसिंग यानी कि रहने के लिए जो छत है वो भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, सरकारी स्कूल होते हैं तो गवर्नमेंट के ही होते हैं, ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको डायरेक्ट प्रोवाइड करने की बात की गई। अब हम देख लेते हैं कि ये जो 3 डायमेंशन थे ये गवर्नमेंट ने लेकर तो आई ये अप्रोच, लेकिन इनको क्या भ्रष्टाचार के कारण से या इनको सही तरीके से जो पॉलिसी बनाई गई उनको सही फॉर्मुलेट ना करने के कारण से, या फिर आप देखोगे कि जो इनका फायदा हुआ है वो नॉन पुअर को छोड़कर और बाकी सबको है, क्योंकि गरीबों तक वो चीजें नहीं पहुंच पाई। बीच में ही क्या हुआ, उनमें गपलेबाजी हो गई, तो जिसके कारण से ये जो सिस्टम गवर्नमेंट ने अपनाया एक तरीके से गवर्नमेंट इसको अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर पाई, ये एक ड्रॉबैक्स रही है। फिर भी हम देख लेते हैं कि जो ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है वो कौन कौन से। फर्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये थी एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड, यानी कि जो लो लेवल इनकम के लोग हैं लेकिन उसमें पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करने की बात की गई। उसके बाद है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि गांव में ही लोग क्या करते हैं, गांव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं ना, वहां भी क्या करते हैं, गरीबी फैलाते हैं। तो इस कारण से क्या किया गया कि गांव में ही ऐसे प्रोग्राम चलाए गए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, कि गांव में ही लोगों के लिए छोटे मोटे इंडस्ट्रीज, छोटा मोटा धंधा स्टार्ट कर दिया जाए जिससे वो वहां पर काम करें। अब देखोगे जैसे कि टाउन, यानी कि जहां पर 20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, और छोटा मोटा टाउन भी हो सकता है या फिर कोई विलेज भी हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एक्ट, जिसको MGNREGA भी बोलते हो, ये आई थी 2005 में। इसके तहत क्या होता है कि आपको साल में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है। यदि जब आप इस स्कीम में अपना नाम दर्ज करवाते हो उसके 15 दिन तक यदि आपको कहीं पर काम नहीं मिलता, ये अनस्किल्ड लेबर के लिए होता है, जैसे कि कहीं पर मतलब बाढ़ से रोकने के लिए कोई काम शुरू किया गया है या फिर कंस्ट्रक्शन कहीं पर चल रही है, तो ऐसी जगह इनको रोजगार मिलेगा, स्किल्ड लेबर नहीं होती है। अगर आपने कहीं पर अपना नाम दर्ज करवाया और 15 दिन तक आपको काम नहीं मिलता नाम दर्ज करवाने के बाद, तो जो गवर्नमेंट देती है आपको बेरोजगारी भत्ता भी इसके अंदर देती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ये 2005 में आई थी, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आई 2000 में, इसको हम 2000 में लेकर आई। इसके अंदर क्या बात की गई कि कम से कम, ये बात तो थी स्टार्टिंग में कि खाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए, ठीक है, रहने के लिए घर होना चाहिए, ये सारी चीजें थी। लेकिन इसके अंदर एक कंसेप्ट को, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, हाउस होना चाहिए, फूड होना चाहिए, अब इसके साथ एक और चीज, कपड़े होने चाहिए, 2 और चीज और जोड़ दी गई कि कम से कम आपके पास प्राइमरी हेल्थ, यानी कि आपके पास प्राइमरी हेल्थ और एजुकेशन का कंसेप्ट इसी के अंदर आया। कौन सी के अंदर आया, जो हमारी SJGSY है, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत। तो अब इसके अंदर ये भी इंक्लूड होगा, तब आप पॉवर्टी से बाहर माने जाओगे अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। फिर देखा कि क्रिटिकल वो करें असेसमेंट ऑन ए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, कि जब इनका क्रिटिकल एलिवेशन किया गया एक तरीके से, बाद में इनको एनालाइज किया गया, तो क्या गवर्नमेंट इनके ऊपर सफल रही। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए, बहुत सारे एक तरीके से पास की, इतनी सारी स्कीम लेकर आई, लेकिन इन स्कीम का फायदा मैंने पहले भी आपको बताया कि वो जहां पर उनको होना चाहिए उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया। बीच में जो बिचौलिए टाइप के होते हैं वो उनको ले उड़ते हैं। तो आप देख रहे हो सारा का सारा कि अब क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट। क्या देखते होगे कि जो भी लैंड है और जो अदर एसेट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किसके फेवर में, अमीर लोगों के, वो 10% के मतलब अराउंड फिगर में, इतने लोग ही अमीर हैं देश में, बाकी क्या है उससे नीचे ही हैं, गरीब ही हैं।
बेनिफिट्स किसको मिला है? ये नॉन पुअर को मिला है। जितनी भी गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है, वो जितनी गरीबी देश में से दूर होनी चाहिए थी, जितने लोगों तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए थी, वहां तक, जिस सेक्शन तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी, उस तक वो नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि आपने देखा कि जो मतलब जो गरीबी है, गरीबी का क्या मतलब होता है कि नीचे के जो लोग हैं, जिन लोगों को ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना उनके पास हेल्थ फैसिलिटी है, अगर वो बीमार पड़ जाते तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, या फिर एजुकेशन नहीं ले सकते, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को मिलती है तो वही तो गरीब नहीं होता। लेकिन अब भी आप देख रहे हो कि जो 22% जो गरीबी है वो इंडिया में है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी फ्रेम की है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही होगी। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ये कंटिन्यूस सीरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसको आगे पूरा का पूरा जो इंडियन इकोनॉमी है आपको कंटिन्यूस करवाया जाएगा। इसके अंदर 12th क्लास का जो इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि CBSE बोर्ड में है, और जो हरियाणा बोर्ड में है उसमें क्या है, माइक्रो और मैक्रो। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है कंटिन्यूस यहाँ पर करवाए जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि आपका जो एक लाइक है वो हमें क्या देता है, एक मोटिवेशन देता है कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए। थैंक यू।